नमस्कार। गूढ़ रहस्य ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय बंधुओं, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया, इसमें कमेंट छोड़े। आप सभी ने अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन रहेगा, कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो की जो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। प्रारंभ करता हूं आज का विषय। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, अब ज्ञानवर्धक है या नहीं है वो आप लोगों का निर्णय है। मेरे जो छोटे से अल्पमति में, जो छोटी सी बुद्धि में जो आता है, जो विचार आता है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, मुझे बहुत बड़ा ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, मैंने कोई बहुत बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़े हैं। व्यक्तिगत अनुभव है छोटा सा, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मैंने शनि, गुरु, मंगल, इन तीनों ग्रहों की विशेष दृष्टियों के बारे में भी वीडियो बना करके डाला है। आज मैं विशेष ग्रहों में से राहु केतु की विशेषताओं को लेकर के आया हूँ। अब इसमें आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। मैं केवल विचार प्रकट कर रहा हूं, ये कोई मेरा किसी के ऊपर अपना ज्ञान थोपने वाला बात नहीं है कि आप मेरी ही बात को 100% मान लीजिए। या अगर कोई ज्ञानी जन या बहुत बड़ा विद्वान जो है, क्योंकि हिंदुस्तान विद्वानों की धरती है, अगर मेरे इस वीडियो को देख लें, उसके जो है दिमाग में ये चीज़ आ जाए, क्योंकि बड़े ज्ञानी होते हैं, वो छोटी सी बात को बहुत बड़े तरीके से हमें प्रदान कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार जो है बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो छोटी छोटी बातों के आसपास के दायरे से निकल करके बात करते हैं। तो मेरा एक विचार देने का जो है वो काम है। मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, जितना का भी मुझे छोटा मोटा जो है आ रहा है उसके अकॉर्डिंग में जो है ये वीडियो बना रहा हूं। मैंने दृष्टियों के ऊपर बात की, आज बात करूंगा राहु केतु। इसके ऊपर बहुत विवाद है। ये दोनों ग्रह विवादास्पद स्थितियों में ज्योतिष जगत में है। कोई कहता है कि ये ग्रह नहीं है, कोई कहता है ये ग्रह है, कोई कहता है ये छाया ग्रह है और इनका बहुत बड़ा रोल नहीं है। लेकिन मेरा मानना कुछ इससे हटके है। मेरी जो छोटी सी बुद्धि में, जो समझ में जो चीज आई है कि राहु केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली में सबसे अधिक महत्व रखते हैं। कारण मैं आपको धीरे धीरे समझाता चलूंगा। इस वीडियो को अंत तक अवश्य जरूर देखें। यह खतरनाक है या शुभ है या अशुभ है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जब हम कोई काम प्रारंभ करते हैं तो उसका एक केंद्र बिंदु हमारे मस्तिष्क में होता है, या हम उसको तय करते हैं कि हम इस समय तक इस कार्य को करेंगे या इस समय से हम इस कार्य को शुरू करेंगे। तो आदि और अंत, ये राहु और केतु है। ये वो कटान बिंदु है जो कि आपकी कुंडली के, आपके कर्मों को आप दिखाता है, समझाता है। किसी भी चीज के आदि और अंत को पकड़ना बहुत कठिन होता है, लेकिन ये राहु और केतु जो है ये आपके आदि और अंत है। आपकी जन्म कुंडली या सौर मंडलीय स्थिति को समझ करके अगर आप बात कर रहे हैं तो उस तरह से भी समझ सकते हैं विज्ञान की दृष्टि से। राहु और केतु एक दूसरे से 7वें घर में बैठते हैं, इनके 180 डिग्री पर बैठते हैं, और जहां भी ये बैठते हैं कुंडली के दो भाग कर देते हैं। काल सर्प की बात भी मैं यहां पे करना चाहूंगा। दो भाग कर देते हैं। और आप एक चीज समझिए कि राहु माया है, राहु माया है और केतु मुक्ति। स्वरभानु, आपने कथा सुनी है कि स्वरभानु नाम का दैत्य है, उसने छल से जो है देवता का रूप धारण करके अमृतपान कर लिया, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया।
अब राहु माया क्यों है? क्योंकि वह सर है, मस्तक है, बुद्धि है, उसके पास 7 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियों में से 7 इंद्रियां केवल राहु के पास हैं। आप जरा सोच करके देखिए, आंखें, आपका श्रवण शक्ति, आपकी वाणी, आपकी नासिका, और स्किन भी राहु के पास है, क्योंकि चेहरे में भी स्किन होती है, त्वचा। केतु के पास हृदय, वक्षस्थल और मलमूत्र त्यागने वाली जो दोनों भाग हैं, वह केतु के पास है। इनकी मुक्ति वाली जो मुक्ति का जो जिसको बोलते हैं ना, डिस्ट्रॉय करने वाली जो पावर है, वो केतु के पास है। अब आप जरा थोड़ा सोचिए, विचार करिए कि पराशर जी ने सबसे पहले नक्षत्र जो है किसका बनाया? अश्वनी नक्षत्र, केतु। 84 लाख योनियों के बाद जो है वो मनुष्य देह मिलता है, और कहा जाता है कि हम लोगों का जन्म जो है वह मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है, हम ऐसा कार्य जीवन में करें। बात आ गई है भक्ति भाव की। तो वह संकेत क्या दे रहे हैं कि जीवन काल पुरुष की कुंडली में मेष लगन में, मेष राशि में जो है वो अश्वनी नक्षत्र आता है। पहला नक्षत्र अश्वनी, अश्वनी भरणी कृतिका आदि। तो अश्वनी नक्षत्र संकेत दे रहा है कि आप जीव हो, और आप क्यों आए हो? मुक्ति प्राप्त करने के लिए आए थे। हरि भजन को ओटन लगे कपाश, लेकिन क्या हुआ? राहु के माया जाल में फंस गए। बुद्धि, नेत्र, श्रवण, सब ग्रहण करने वाली चीजें। अगर पेट भरने की बात होती तो 84 लाख योनियां हैं, मनुष्य ही क्यों कमाता है? अन्य जीव भी तो पेट भरते हैं, भिखारी भी पेट भरता है, भूखा तो वो भी नहीं शायद रहता है। चलो एक आध बार रह जाए दिन में, अगर 3 बार नहीं तो 2 बार तो वो भी खाता है, या 1 बार तो वो भी ग्रहण करता है। ये केतु पेट है, संतुष्टि है, जो मिल रहा है। अब देखिए शेर को, देखिए आप, शेर का पेट भरा है तो हिरन ऊपर से छलांग मार रहा है, उसे कोई परवाह नहीं है। लेकिन इंसान के पास अगर लाख आया तो उसको करोड़ में कन्वर्ट करने का विचार आ जाता है, और करोड़ आया तो अरबों में। तो इसी प्रकार ही, इसीलिए इसको माया कहा गया है। और माया कहां से उपजती है? बुद्धि से। अच्छा, बात है कि ये केंद्र बिंदु क्यों कहा मैंने इनको, कि आप कुंडली में देखिए कि जीव कहते हैं गुरु, सूर्य आत्मा, चंद्रमा मन, शनि कर्म, बुध बुद्धि, शुक्र आपका वैभव, सौभाग्य, लग्जरी। इन चीजों को आप समझते रहिएगा। जीव, अगर अब ये जो है राहु और केतु क्लॉकवाइज जो है वो घूमते हैं, इनका जो चक्कर है गोचरीय व्यवस्था, और अन्य ग्रह जो है वह जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो ये ग्रह जो है इनको छोड़ करके निकलते हैं। अब आप समझिए कि जीव जो है वो गुरु है। अगर आपका गुरु जो है केतु से अगले भाव में यहां 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 कहीं पे भी बैठा है, तो आप समझ लीजिए कि आप जीव हैं, और जीव जो है कहां बढ़ रहा है? राहु की तरफ, यानी कि माया की तरफ बढ़ रहा है। और अगर वो राहु को छोड़ करके निकल रहा है गुरु, तो यहां 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 यहां, या चलो यहां पे भी बैठ सकता है, यहां पे भी बैठ सकता है, कहीं पे बैठ सकता है। वो डिग्री वाइज आप उसका डिफरेंस कर सकते हो कि आगे कौन पीछे कौन किसको छोड़ रहा है। तो अब ये जो है माया को छोड़ करके ये जीव जो है मुक्ति की तरफ दौड़ रहा है। आप जो है इस तरह से इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये जो है अब आपको समझ में आ जाएगा कि राहु केतु का अस्तित्व है क्या, और इसका महत्व अब आप लोग तय करेंगे कि इसका महत्व कितना अधिक है। ये केंद्र बिंदु है, ये आपकी कुंडली का प्रारब्ध और अगला जो जन्म है ना वो तय कर रहे हैं। तो इससे बड़ा ग्रह मुझे नहीं लग रहा है कि कोई कुंडली के अंदर है।
और फिर भी आचार्य लोगों में विवाद है कि ये है या नहीं है। कोई कहता है ये राहु वृषभ में उच्च का होता है, कोई कहता है मिथुन में उच्च का होता है, कोई कहता है कि केतु जो है वो वृश्चिक में उच्च का होता है, कोई कहता है धनु में उच्च का होता है। ये ऊंच नीच की व्यवस्था की बात नहीं है, आप मानिए जैसा आप मानते हैं, लेकिन मैं इनको ऊंच नीच नहीं मानता। डिपेंड इनका करता है अन्य ग्रहों के ऊपर, और इसलिए करता है क्योंकि ये केवल और केवल ये केंद्र बिंदु है। जैसे कि कभी आपने बाग बगीचा लगाया है, बाग बगीचा लगाया है आपने, अगर आपको ध्यान होगा, अगर आप कृषि से जुड़े हो तो आपको ये पता होगा कि बाग बगीचों में भी एक दो वृक्ष या कई वृक्ष जो है उसमें नर के लगाए जाते हैं, नर और मादा होता है। मादा जो है वो फ्रूट आदि देती, फल देती है, लेकिन जो है वो नर जो है वो केवल लगाया जाता है कि ताकि जो है वो मादा जो है वो फल दे सके। ऐसे ही जोड़े बने हैं जीवन में, स्त्री पुरुष इसी प्रकार से जोड़े बने हैं। जोड़े से बगैर संसार में कोई नहीं आया, संसार नहीं चलता है। लेकिन ये राहु और केतु जो है अन्य ग्रहों को या अन्य ग्रहों के तरीके से ऑपरेट होते हैं। इसलिए कहते हैं कि राहु जिसके साथ बैठता है, केतु जिसके साथ बैठता है, उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है या उसी के परिणाम देता है। या अगर वो अकेला बैठा है तो जो राशिपति है, उसका जो स्वामी है, वह जो है उसके अकॉर्डिंग परिणाम देता है। क्यों? तभी तो पराशर जी ने इनको ना राशियां दी है और ना ही इनको ऊंच नीच की व्यवस्था में मेरा भी मत नहीं है, और मैंने इसको परिणाम देते हुए नहीं देखा है। और अगर आप इसको ऊंच नीच मानते हो तो आप देख लीजिए, पूर्व काल में राहु और केतु जो है पिछले 3 वर्षों से लगातार जो है वह उच्चस्थ स्थिति में रहे हैं। 2019 से लेकर के 2019, 20, 21 और ये 22 का जो वर्ष है, अगर हम दोनों सभी ऋषि मुनियों के अभिमत को मान ले, वृषभ से मिथुन में ये 2 राशियां हैं उच्च की, तो आप देख लीजिए कि विश्व की क्या व्यवस्था है। अगर ये उच्च का परिणाम देते तो इतना खराब कैसे हो सकता था? जरा समझने की बातें हैं ज्योतिष जगत में। अच्छा, रही बात इनकी दृष्टियों की, तो अब हर ग्रह के पास स्थूल दृष्टियां हैं, किसी के पास केवल सप्तम है और किसी के पास 3-3 दृष्टियां हैं। तो इसमें भी आचार्यों में बहुत भिन्नता है। लेकिन मेरा एक छोटा सा भी मत है कि राहु की 9वीं और 5वीं दृष्टि को आप मान्यता दे सकते हैं क्योंकि उसके पास आंखें हैं, लेकिन केतु के पास आंखें नहीं है, तो उसके पास तो कोई भी दृष्टि नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी कहते हैं कि भैया अगर शरीर स्थूल नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर भी उनकी अध्यात्म दृष्टि है या आंतरिक दृष्टि है। तो आंतरिक दृष्टियों की तो बात नहीं है, कहीं पे भी बात नहीं है, सबकी जो स्थूल दृष्टियों की बात होती है। तो इसलिए केतु की दृष्टियों को मत मानिए आप, मानना है तो मान लीजिए, मैंने इनके परिणामों को होते हुए नहीं देखा है। और अगर अब इसकी 9 पंचम की जो बात होती है वो किसी भी ग्रह के लिए लागू होती है। कैसे? क्योंकि किसी न किसी ग्रह, किसी न किसी नक्षत्र में केतु बैठा है, तो उसके त्रिकोण में इनके 9वें और 5वें और 9वें में जो है उसी स्वामीपति का जो है नक्षत्र पड़ेगा। ये बहुत गहरी सी बात है। इसलिए नक्षत्र जिस नक्षत्र में जो भी ग्रह बैठता है वह तीनों के तीनों नक्षत्रों को ऑपरेट करता है। इसलिए तो केतु को भी मान लीजिए आप 9व पंचम तब, तो हर ग्रह को मानिए आप, सूर्य को भी मानिए, चंद्रमा को भी मानिए, क्योंकि वह भी किसी न किसी नक्षत्र में बैठे हैं। तो फिर उनकी तो दृष्टि हम नहीं गिनते, केतु की गिन लेते हैं, राहु की गिन लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग पराशर जी या अन्य ऋषि मुनियों ने कहा है कि यहाँ 9व पंचम में भी इनका प्रभाव होता है, तो वो हर ग्रह का होता है। अगर आपने नाड़ी ज्योतिष को पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पर नाड़ी ज्योतिष के जो ज्ञाता लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि 9व पंचम भाव में जो बैठा ग्रह है उसको युति के तौर पर भी माना जाता है। तो इसी प्रकार से आप इसके प्रभाव को भी समझ सकते हैं। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही बात कहूँगा। बहुत गूढ़ रहस्य वाली बातें हैं, मेरी समझ में, मेरी बुद्धि में अभी जितना का आया मैंने उतना परोस दिया है। अगर बड़े लोग, बड़े आचार्य लोग जो है इस पर विचार करेंगे और विस्तार से कुछ हमें समझाएंगे, हमारा ज्ञान वर्धन होगा। मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग जो इस पर जरूर मंथन करें, और आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिया राम, जय हिंद।